हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आशा करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम करेंगे जो हमारा संविधान का भाग है, भाग 14 करेंगे हम। कल जो है हमने भाग 15 कर लिया था, ये हमारा जो भाग 14 है ये छूट गया था। ठीक है, तो दोस्तों इसको कवर करेंगे। इसमें जो दे रखा है हमारा, वो संघ और राज्यों के अधीन जो हमारी लोक सेवाएं हो जाती हैं, ठीक है, ये उससे संबंधित है। जैसे ये हमारा यूपीएससी हो जाता है, और जो हमारा उत्तर प्रदेश का हो जाता है उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी, और मध्य प्रदेश का हो जाता है एमपीपीएससी। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमारा जब वो भाग 14 है, ठीक है, भाग 14 में हमारा अनुच्छेद 308 से 323 के इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, जो हमारा भाग 15 है उसको हमने कवर कर लिया था। वो हमारा आर्टिकल 324 से 329 बी तक उसमें दे रखा था। हमने उसको बिल्कुल अच्छे से देखा था। अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है दोस्तों, उस क्लास को देख लेना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आपने वो वाली क्लास पूरी देख ली तो फिर जहाँ आप जो है किसी भी एग्जाम्स में बैठ जाना, क्वेश्चन जो आपको उस क्लास से बाहर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम करेंगे अपनी क्लास को स्टार्ट। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास है और साथ में नोट करते हुए चलना। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम ये देखेंगे कि वो हमारा संघ और राज्य लोक सेवा, मतलब संघ और राज्य के अधीन जो हमारी लोक सेवाएं आती हैं, ये हमारी भाग 14 के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, जो हमारा भाग 14 है इसमें हमारा अनुच्छेद जो है 308 से 323 के इसके अंतर्गत जो है आ जाते हैं। दोस्तों हमारा जो है डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो भाग हमारा 14 है, ठीक है, भाग 14 हमारा, ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है हमारा कौन से आर्टिकल से किस आर्टिकल तक जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो हमारा आर्टिकल यहाँ से पहला क्वेश्चन हमारा ये बन जाता है। तो ये हमारा आर्टिकल 308 से 323 तक इसके अंतर्गत जो है ये आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें दोस्तों हम आगे ये देखेंगे कि जो आर्टिकल हमारा 308 है, ठीक है, 308 में हमारा यह है कि संघ और राज्यों के अधीन हमारी निर्धारित सेवाएं आती हैं। यानी कि इसमें यह है जो हमारी संघ के अंदर जो हमारी सेवाएं आती हैं, जैसे आईएएस हो गया, हमारा आईपीएस हो गया और आईएफएस हो गया। ठीक है, ये हमारी संघ के अंतर्गत आ जाती हैं और इसी तरीके से हमारा राज्य के अंतर्गत ये हो जाती है। ठीक है, इन्हीं को हम आगे जो है कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, हम इसमें भी देखेंगे जो हमारा यूपीएससी है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, इसका कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, और जिसकी पदावधि, जो इसका मतलब जो है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से कवर करते हुए, मतलब थ्योरी को बिल्कुल डीप तरीके से हम करते हुए चलेंगे। ठीक है, तभी दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्लास में लास्ट तक बने रहना। ठीक है, आगे देखेंगे इसी में हमारा आर्टिकल, इसमें हमारा 309 आ जाता है। ठीक है, आर्टिकल 309 हमारा इसमें कहता है कि संघ या राज्य की सेवा करने वाले लोगों की भर्ती और सेवा की शर्तों का जो प्रावधान है, मतलब इसमें ये दिया गया है आर्टिकल 309 में हमारा जो संघ अथवा राज्य की जो सेवा करने वाले होंगे, यानी जो संघ लोक सेवा आयोग के जो अंदर जो मतलब जो अध्यक्ष होगा, जो इसके अन्य सदस्य होंगे, जो इसमें कर्मचारी वगैरह होंगे, ठीक है, और जो हमारे राज्य के इसी तरीके से हमारा राज्य के हो जाएंगे, तो जो इसमें जो भर्ती वगैरह जो इसकी सेवा शर्तें होती हैं उनका प्रावधान इसमें दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हमारा आगे देखेंगे जो आर्टिकल हमारा 309 है, 309 में हमारा ये है कि इसका पहला पॉइंट इसमें क्या दे रखा है कि लोक सेवकों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार जो है उपयुक्त विधायी का मतलब जो संसद या फिर राज्य का विधानमंडल को दिया गया है। यानी कि जो इनकी जो हमारे लोक सेवक हैं, ठीक है, जो इनकी भर्ती है और इनकी सेवा और जो शर्तों से संबंधित जो कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, केंद्र में जो है संसद को दिया गया और राज्य में जो है संबंधित राज्य विधानमंडल को दिया गया है। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 309 इससे संबंधित हो जाएगा। ठीक है, इसी में दोस्तों आगे देखेंगे, इसमें अगला पॉइंट हमें ये दे रखे हैं कि नियुक्ति के तरीके, कार्य, जो हमारा कार्यालय है इसके कार्यकाल और कर्मचारी, जो हमारे सरकारी कर्मचारियों से जुड़े अनुशासनात्मक मामलों को निर्धारित करने का अधिकार भी ये हमारे जो राज्य है, तो राज्य में जो है राज्य विधानमंडल को दिया गया है और जो केंद्र है, केंद्र में जो है संसद को दिया गया है। यानी कि जो इनकी नियुक्ति के तरीके होंगे, ठीक है, और जो इनका कार्यालय होगा उसका कार्यकाल, मतलब जो इनका टेन्योर होगा वो कितने, मतलब जो कितने समय का होगा। ठीक है, और इनके जो अनुशासन वगैरह होते हैं, ठीक है, उससे संबंधित जो मामले होंगे उससे जो संबंधित जो अधिकार बनाने, मतलब जो कानून बनने का अधिकार दिया गया है, केंद्र में हमारी संसद को दिया गया है और जो राज्य में हमारा राज्य के विधानमंडल को दिया गया है। ठीक है, इसी में अगला पॉइंट है, इसमें देखेंगे कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्त लोगों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। मतलब जो केंद्र में हमारा राष्ट्रपति को अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, जो उनकी नियुक्ति वगैरह होती है, ठीक है, उससे संबंधित, और राज्य में हमारा राज्यपाल को अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, ये जो हमारे राज्यपाल और जो हमारे राष्ट्रपति के अधिकार दिए गए हैं, ये इनके विधायी अधिकार, जो इनकी विधायी शक्तियों के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, इसी में आगे देखेंगे दोस्तों, अगला आर्टिकल आ जाता है हमारा आर्टिकल 310। ठीक है, आर्टिकल 310 में हमारा ये दे रखा है कि प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत का प्रावधान। दोस्तों उसमें मैंने आपको पढ़ाया था, जो राष्ट्रपति और राज्यपाल मैंने आपको पढ़ाया था, जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा जो नियुक्तियां की जाती हैं, तो उसमें आपने ये देखा होगा कि जो उनका कार्यकाल होता था उसमें ये होता था कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, उसमें ये हमारा लिखा रहता था। तो इसमें आज हम देखेंगे जो प्रसाद पर्यंत है ये इसका सिद्धांत क्या होता है, यानी इस प्रसाद पर्यंत का जो है मतलब क्या होता है। ठीक है, ये आर्टिकल हमारा 310 से संबंधित हो जाएगा। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट यह है कि संघ या राज्य की सेवा करने वाले लोगों का कार्यकाल राष्ट्रपति या राज्यपाल की मर्जी पर निर्भर करता है। यानी कि जो
संघ अथवा राज्य की जो सेवा करने वाले लोग हैं, ठीक है, जो व्यक्ति हैं, उनका जो कार्यकाल होगा, ठीक है, वो राष्ट्रपति ये जो हमारा प्रसाद पर्यंत का मतलब जो होता है, ये अगर नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा की गई है या फिर राज्यपाल के द्वारा की गई किसी व्यक्ति की, तो उसमें जो लिखा हुआ होता है कि प्रसाद पर्यंत, तो इसका मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति पद पर रहेगा, अगर राज्यपाल के द्वारा हुआ है तो राज्यपाल की मर्जी पर निर्भर करेगा वो, अगर राष्ट्रपति के द्वारा हुआ है तो राष्ट्रपति की मर्जी पर निर्भर करेगा, ठीक है। और इसका मतलब है कि इन लोगों को किसी भी समय पद से हटाया जा सकता है। मतलब जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है, ठीक है, जो ये पद पर जो बने रहेंगे, इनका जो टेन्योर मतलब जो इनका कार्यकाल है फिक्स नहीं होता है कि इनको जो है इतने समय के लिए पद पर रखा गया है, ठीक है। ये राज्यपाल और राष्ट्रपति की मर्जी पर ही निर्भर करते हैं कि इनको जो है कभी भी पद से इनके हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो इनका 6 साल या 5 साल का इनका जो है निर्धारित समय हो गया कि उससे पहले इनको पद से नहीं हटाया जाएगा, कार्यकाल पूरा होने के बाद ही इनको पद से हटाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। राज्यपाल और राष्ट्रपति की मर्जी पर निर्भर करते हैं, ये जो है इनको जो है कभी भी इनके पद से हटा सकते हैं, ठीक है। इसी में अगला देखेंगे, अगला पॉइंट हमारा यह है कि राज्य की सिविल सेवा में शामिल लोगों का कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। मतलब जो हमारा राज्य की सिविल सेवाओं में जो व्यक्तियों की नियुक्ति होती है, ठीक है, वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति होती है, तो जो उनका जो कार्यकाल होगा वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होगा, मतलब कि राज्यपाल की मर्जी पर निर्भर करेगा। जिनकी नियुक्ति जो हमारा राज्य सिविल सेवा में जो व्यक्तियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है। इसी में दोस्तों आगे देखेंगे कि अगला हमारा आर्टिकल, मतलब अगला पॉइंट इसी आर्टिकल में हमारा आर्टिकल 310 में अगला हमारा जो पॉइंट है, इसमें ये दे रखा है कि रक्षा सेवा, संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा में शामिल लोगों का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। यानी कि जो हमारा देखो जो हमारा रक्षा मंत्रालय है वो हमारा केंद्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जो हमारी संघ की सिविल सेवा है यानी कि यूपीएससी, वो भी हमारा केंद्र के अंतर्गत आती है। और जो अखिल भारतीय सेवा है, ठीक है, ये भी हमारा केंद्र के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो इनकी नियुक्ति जो इसमें जो कार्यरत व्यक्ति होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो जो उनका कार्यकाल होगा वो भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा, यानी कि वो भी राष्ट्रपति की मर्जी पर ही निर्भर करेंगे, ठीक है। इसी में दोस्तों अगला हम ये देखेंगे, आर्टिकल हमारा 311 आ जाता है, ठीक है। आर्टिकल 311 में हमारा यह है कि संघ या राज्य के अधीन सिविल सेवा में नियुक्त लोगों को कुछ सुरक्षा उपाय दिए गए। मतलब जो हमारे संघ अथवा राज्य के जो अधीन जो सिविल सेवा है, ठीक है, जो मतलब उच्च पद हैं, ठीक है, जो उच्च पद के अधिकारी हैं, ठीक है, तो उनको जो उनकी जो सुरक्षा संबंधी उपाय हैं वो हमारे आर्टिकल 311 में दिए गए हैं, ठीक है। इसी में देखेंगे हमारा अगला पॉइंट इसमें यह आ जाता है हमारा कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई भी प्रतिकूल कार्रवाई करने से पहले निष्पक्ष जांच करानी होती है। मतलब इसमें जो सुरक्षा उपाय यह है कि मान लो कोई हमारा सरकारी कर्मचारी है, ठीक है, अगर उसके खिलाफ जो है कोई भी कार्रवाई होती है तो कार्रवाई होने से पहले जो है उसकी निष्पक्ष पहले जो है जांच कराई जाएगी। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उसके ऊपर जो है कार्रवाई हो जाती है। कार्रवाई होने से पहले जो है पहले उसकी जो है मतलब उसके ऊपर जो आरोप लगाया जाता है पहले उस आरोप से संबंधित जो है उसकी जो है एक निष्पक्ष जाँच कराई जाती है। जाँच कराने के बाद में जो है अगर वो जाँच सही हो जाती है, ठीक है, उसके ऊपर जो आरोप लगाया जाता है वो सिद्ध हो जाता है, तभी उस पर जो कार्रवाई होती है, अन्यथा उससे पहले जो कार्रवाई नहीं होगी। जो उस पर कार्रवाई होगी, कार्रवाई होने से पहले जो उसकी जांच कराई जाएगी, ठीक है। ये आर्टिकल हमारा 311 जो इसी से संबंधित है, ठीक है। इसी में दोस्तों अगला देखेंगे, अगला पॉइंट में हमारे ये कहा गया है कि कर्मचारी को आरोपों का जवाब देने और अपना बचाव करने का मौका मिलना चाहिए। मतलब जो आर्टिकल 311 है, जो हमारा कर्मचारी है, ठीक, उस जो हमारा कर्मचारी है उस पर जो आरोप लगाए गए, ठीक है, उसको जो है उन आरोपों का जो है जवाब देना और जो अपना बचाव करने के लिए जो उसको एक मौका मिलना चाहिए। यह आर्टिकल हमारा 311 के अंदर ये पॉइंट भी कहा गया है, ठीक है। अगले पॉइंट में हमारा यह है कि कर्मचारी को अपनी बात कहने और अपने पक्ष में सबूत पेश करने का भी अधिकार है। यानी जो हमारा जो कर्मचारी होगा, ठीक है, उस कर्मचारी के खिलाफ जो कार्रवाई जो उस पर आरोप लगाए हैं, ठीक है, उसको ये अधिकार दिया गया है कर्मचारी को कि उसको जो अपनी बात कहने का और अपने पक्ष में सबूत पेश करने का भी उसको जो है अधिकार दिया गया है, ठीक है। ये भी आर्टिकल 311 के अंतर्गत हमारा हो जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट में दोस्तों हमारा ये कहा गया है कि अगर किसी कर्मचारी को पद से हटाया या फिर पद से पदच्युत किया जाता है तो उसे कारण बताने का मौका दिया जाना चाहिए। मतलब अगर मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर उसको उसके पद से हटाया गया है, ठीक है, या फिर उसको पदच्युत का मतलब होता है मतलब कुछ समय के लिए हटाया जाना, ठीक है, तो उसको जो है कारण बताने का मतलब जो उसका कारण बताया जाएगा कि उसको जो उसके पद से क्यों हटाया जा रहा है, ठीक है। ये भी आर्टिकल 311 के अंतर्गत उसको यह अधिकार दिया जाता है, ठीक है। इसी में दोस्तों आगे देखेंगे कि अगला हमारा पॉइंट इसमें यह हो जाता है अगले पॉइंट में कि अगर यह तय किया जाता है कि किसी कर्मचारी को कारण बताने का मौका देना उचित नहीं है तो उस पर सशक्त प्राधिकारी का फैसला जो है अंतिम होगा। मान लो किसी व्यक्ति को, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है उसको उसके पद से हटा दिया, ठीक है, अगर और उसको जो है हटा दिया उसके पद से और उसको ये नहीं बताया कि उसको उसके पद से क्यों हटाया गया है, ठीक है, तो उसमें जो है काम जैसे कि हमने इसमें लिखा है कि कारण बताने का मौका देना उचित नहीं समझा जाता, ठीक है, तो उसको कारण जो बताया नहीं गया कि उसको उसके पद से क्यों हटाया गया है। तो जो हमारा उस
डिपार्टमेंट का जो सशक्त हमारा प्राधिकारी होगा, ठीक है, तो उसका जो फैसला होगा उसके फैसलों को अंतिम माना जाएगा, यानी कि उसके फैसलों को बाद में काटा नहीं जा सकता। अगर उसने कैदी के कारण नहीं बताया जाएगा, इनको इसके पद से हटाया जा रहा है, ठीक है, जो उसका फैसला जो है अनंतिम फैसला माना जाता है, ठीक है, जो उससे संबंधित जो सशक्त प्राधिकारी होगा, ठीक है। इसी में दोस्तों अगला देखेंगे, अगला आ जाता है हमारा आर्टिकल 312, ठीक है। आर्टिकल 312 में हमारा यह है कि संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या एक से ज़्यादा अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार है, ठीक है। इसमें हमारा संसद को अधिकार दिया गया है, जो हमारे देश की संसद है, उस संसद को जो है संघ और राज्यों के लिए जो है एक या फिर एक से अधिक जो हमारी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ठीक है, ये बनाने का अधिकार हमारे देश की संसद को दिया गया है, ठीक है। जैसा कि हमारा वर्तमान में हमारी जो अखिल भारतीय सेवाएं वो 3 अखिल भारतीय सेवाएं, एक तो हमारा IAS हो गया, एक IPS हो गया और एक जो है हमारा IFS हो गया, यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। कुछ लोग जो है IFS को इंडियन फॉरेन सर्विस समझ लेते हैं, ठीक है, ये हमारा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो जाएगा, जो कि हमारा अभी बाद में इसको जोड़ा गया था। जो हमारी स्टार्टिंग में थी वो हमारी IAS और IPS थी, अब बाद में जो हमारा IFS को भी जोड़ा गया था, ठीक है। ये संसद के द्वारा एक हमारा अधिनियम लेकर के आया गया था, तब इसको जोड़ा गया था, ठीक है। ये संसद को अधिकार दिया गया है कि संसद जो है नई हमारी अखिल भारतीय बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है, ठीक है। दोस्तों इसी में अगला देखेंगे हमारा कि इन सेवाओं में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग जिम्मेदार है। मतलब जो हमारी भर्तियां होती हैं, जैसे IAS हो गया, हमारा IPS हो गया, जैसे UPSC का पेपर होता है हमारा, ठीक है, और हमारा IFS जो है, ठीक है, इससे संबंधित जो संघ लोक सेवा आयोग हमारा UPSC है, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो जो इसमें भर्तियां होती हैं उससे संबंधित जो कार्य किया जाता है, ठीक है, तो वो हमारा जो मतलब भर्तियां कराता है, ठीक है, इसमें तो वो हमारा UPSC इसमें के लिए जो है जिम्मेदार होता है, ठीक है। आगे देखेंगे इसी में हमारा कि राज्य स्तर की जो प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिए राज्य लोक सेवा आयोग जो जिम्मेदार होता है SPSC, यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब जो राज्य में हमारी प्रशासनिक सेवाएं जैसे SDM वगैरह की नियुक्ति होती है, ठीक है, अपर जिला न्यायाधीश, इस तरीके जो होते हैं हमारे, ठीक है, तो जो इनकी नियुक्तियां वगैरह होती हैं, इनमें भर्तियां जो होती हैं इनकी, वो हमारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा होती हैं, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा होती हैं। जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, और मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, छत्तीसगढ़ में हमारा छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन है, इस तरीके से, ठीक है। आगे देखेंगे हमारा राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की अनन्य शक्ति रखती है। मतलब जो राज्यसभा को यहाँ पर दोस्तों शक्ति दी गई है कि जो अखिल भारतीय सेवाओं का जो गठन किया जाता है, वो उस मतलब राज्यसभा को शक्ति दी गई है कि जो अखिल भारतीय सेवाएं, इनका गठन जो है हमारी राज्यसभा कर सकती है, ठीक है। आगे देखेंगे इसी में राज्यसभा को विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना करने का अधिकार दिया गया है। यानी कि जो हमारी राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा मान लो जो है कोई एक नई हमारी अखिल भारतीय सेवा जो है स्थापित करना चाहती है, तो उसको जो है पहले राज्यसभा में जो है प्रस्ताव लेकर के आना होगा। प्रस्ताव को जो है पहले विशेष बहुमत से पास करना होगा, ये नहीं इसको साधारण बहुमत से ही पास कर दिया, पहले इसको जो विशेष बहुमत से पास करना होगा। पारित करने के बाद में जो है उसकी जो है स्थापना हो सकती है, ठीक है। इसी में देखेंगे दोस्तों हमारा अगला आर्टिकल आया था, आर्टिकल हमारा 313, ठीक है। आर्टिकल 313 में हम ये देखेंगे कि संक्रमणकालीन प्रावधान। इसमें देखेंगे हमारा जो संक्रमणकालीन प्रावधान होता है, ये क्या होता है हमारा संक्रमणकालीन प्रावधान, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों इसी में ये हमारा दे रखा है कि जब तक इस संविधान के तहत इस संबंध में कोई अन्य प्रावधान नहीं किया जाता है, तब तक इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले लागू सभी कानून और किसी भी सार्वजनिक सेवा या किसी पद पर लागू होते हैं जो संघ या राज्य के अधीन सेवा या पद के प्रारंभ के बाद भी मौजूद रहता है, तब तक लागू रहेंगे जब तक कि वह इस संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होंगे। मतलब जो संविधान से पहले, ठीक है, कोई प्रावधान वगैरह बनाया गया है, ठीक है, तो वो हमारे जो तब तक लागू रहेंगे, जो कि संविधान के बाद में अगर कोई कानून नहीं बनाया गया तब तक वो प्रावधान जो है हमारे लागू रहेंगे, ठीक है। ये हमारा संक्रमणकालीन प्रावधान इसमें बताया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे इसमें हमारा अगला हमारा आर्टिकल जो हो जाता है, आर्टिकल इसमें हमारा ये दिया गया है कि आर्टिकल 314, ठीक है। आर्टिकल 314 में यह है कि कुछ सेवाओं के मौजूदा अधिकारियों की सुरक्षा का प्रावधान। मतलब जैसे हमारी जो कुछ सेवाएं होती हैं, इसमें जो हमारे अधिकारी होते हैं, उच्च रैंक के जो अधिकारी होते हैं, जैसे NSA वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनकी सुरक्षा का प्रावधान रहता है। जैसे NSA वगैरह होते हैं ना, ठीक है, तो NSA को जो अधिकतर रहता है कि आपने देखा होगा कि उनकी जो जान को अधिकतर जो खतरा रहता है, तो उनकी जो सुरक्षा से संबंधित जो प्रावधान है, ये आर्टिकल 314 के अंतर्गत उनको दिया गया है, ठीक है। इसी में अगला देखेंगे हमारा अगला जो हो जाता है हमारा आर्टिकल 315 हो जाता है। आर्टिकल 315 में हमारा ये है कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के प्रावधान। आपने देखा होगा जो हमारा आर्टिकल 315 है, ये हमारा UPSC से संबंधित होता है, ठीक है। तो हमारा इसमें जो है UPSC और SPSC ये इससे संबंधित हो जाएगा, यानी कि जो हमारा संघ और राज्य लोक सेवा आयोग जो होते हैं उनका प्रावधान हमारा आर्टिकल 315 में दिया गया है, ठीक है। इसमें देखेंगे हमारा कि इनकी नियुक्ति, इसके अध्यक्ष किस तरीके से होती है,
तो और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इसका कार्यकाल कितना होता है और कब जो है इसको इसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, इसी में देखेंगे अगला पॉइंट है हमारा कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और हर राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। मतलब संघ के लिए एक अलग लोक सेवा आयोग होगा हमारा, और जो प्रत्येक राज्य के लिए एक हमारा अलग लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है, इसी में देखेंगे हमारा कि अगला पॉइंट हमारा दोस्तों इसमें ये दिया गया है कि 2 या ज़्यादा राज्यों की आपसी सहमति से उन राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग बनाया सकता है। मान लो अगर 2 राज्य हैं कि 2 राज्य वो चाहते हैं कि उन दोनों का जो है अगर लोक सेवा आयोग है अलग अलग नहीं होना चाहिए, वो दोनों राज्य चाहते हैं कि उन दोनों का, मान लो जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को ले लेते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों राज्य चाहते हैं कि इन दोनों का एक लोक सेवा आयोग जो एक ही होना चाहिए, ठीक है, तो वह उनकी जो आपसी सहमति से जो है एक लोक सेवा आयोग बना दिया जाएगा। वो हमारा जो संसद के द्वारा बनाया जाता है, संसद को अधिकार दिया गया है। ठीक है, इसमें यह है कि अगले पॉइंट में संसद विधि द्वारा उन राज्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कर सकती है। ठीक है, मान लो वो 2 राज्य हैं। ठीक है, उन 2 राज्यों ने मान लो सोच लिया कि हमारा जो अलग अलग लोक सेवा आयोग नहीं होगा, हमारा एक ही लोक सेवा आयोग होगा। तो वो दोनों राज्य जो आपसी सहमति करने के बाद में अपनी दोनों जो राज्य हैं अपने विधानमंडल से जो दोनों एक प्रस्ताव पारित करने के बाद में संसद को भेजेंगे। ठीक है, संसद जो है वहाँ से उन दोनों की जो कानून बना करके दोनों राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग बना देगी। ठीक है, आगे देखेंगे इसी में ही दोस्तों हमारा अगले पॉइंट में हमारा ये दिया गया है कि अगर किसी राज्य का राज्यपाल या राज्य प्रमुख संघ लोक सेवा आयोग से ऐसा करने का अनुरोध करता है तो वह राष्ट्रपति की मंजूरी से उस राज्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए सहमत हो सकता है। मान लो किसी राज्य का राज्यपाल है, ठीक है, या फिर हमारा केंद्र शासित प्रदेश का कोई राज्य प्रमुख हो जाता है, तो वो जो हमारा लोक सेवा आयोग है, जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग है ना, ठीक है, यूपीएससी, और तो उससे अनुरोध करता है कि इससे संबंधित जो भर्तियां वगैरह होती हैं वो इसको अपने अंडर में ले। तो जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी है, तो वो राष्ट्रपति से पहले मंजूरी लेगा कि उस राज्य की जो जरूरतों को पूरा करने के लिए कि ऐसा करना, मतलब ऐसा निर्णय लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो राष्ट्रपति उस पर जो मंजूरी हो जाएगी तो वह उस राज्य के लिए जो है भर्ती वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, इसी में आगे देखेंगे हमारा अगला आर्टिकल जो है हमारा 316 आ जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 316 में हमारा यह है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के बारे में इसमें बताया गया है। मतलब जो हमारे लोक सेवा आयोग के जो यूपीएससी और जो हमारा एसपीएससी के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति किस प्रकार से होगी वो देखेंगे, और जो इनकी पदावधि यानी जो इनका कार्यकाल होगा वो भी किस प्रकार से किया जाता है और किसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इसमें देखेंगे हम कि जो पहला पॉइंट है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करते हैं। मान लो जो यूपीएससी का अध्यक्ष होगा और जो उसके सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से जो राज्य लोक सेवा आयोग होगा और इसके सदस्य जो अध्यक्ष होगा और जो इसके जो अन्य सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति जो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। मतलब संघ में जो उनकी नियुक्ति सदस्य की और अध्यक्ष की नियुक्ति वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, और जो हमारा राज्य में तो वो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। ठीक है, इसी में अगला पॉइंट में यह है हमारा कि राज्य लोक सेवा आयोग के कम से कम आधे सदस्यों को कम से कम 10 साल तक सरकारी अनुभव होना चाहिए। मतलब जो इन्हें अनुभव योग्यता होनी चाहिए, उनको जो है सरकारी काम का जो उनको जो सरकारी अनुभव होना चाहिए उस पद पर नियुक्त होने के लिए। ठीक है, इसी में आगे देखेंगे अगले पॉइंट में हमारे ये दे रखा है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 साल या 65 साल की उम्र तक होता है। मतलब जो हमारा यूपीएससी का अध्यक्ष और जो सदस्य होंगे तो उनका कार्यकाल जो होगा हमारा 6 वर्ष का उनका कार्यकाल होगा। ठीक है, या फिर अगर उनकी उम्र जो 65 वर्ष हो जाती है तो वो 65 वर्ष की उम्र तक जो उनका कार्यकाल हो जाएगा, यानी कि जो पहले हो जाएगा उसी को ही मान्यता दे दी जाएगी। ठीक है, आगे देखेंगे इसी में हमारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 साल का होता है, लेकिन अवकाश की जो अधिकतम उम्र होगी वो 62 साल होगी। यानी कि जो कार्यकाल जो होगा इनका जो सेम 6 साल का होगा, लेकिन जो हमारा यूपीएससी उसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल जो उम्र के हिसाब से 65 साल होगा। ठीक है, और जो हमारा राज्य लोक सेवा आयोग होगा तो उम्र के हिसाब से जो यहाँ पर 62 साल होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना क्योंकि अंतर हमारा इन दोनों में यहीं का है। ठीक है, आगे देखेंगे इसी में ही अगला हमारा आर्टिकल आया था आर्टिकल 317। ठीक है, आर्टिकल 317 में हमारे दे रखा है कि लोक सेवा आयोग के किसी सदस्यों को हटाने या निलंबित करने के संबंध में, यानी कि लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्यों को हटाने या निलंबित करने से संबंधित जो है हमारा आर्टिकल 317 इसमें दे रखा है। ठीक है, आर्टिकल 317 हमारा है कि राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त आयोग के किसी सदस्य को दुर्व्यवहार के मामले में पद से हटा सकते हैं। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति के परामर्श पर निर्णय मतलब रिपोर्ट देनी होती है। मतलब जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग है, ठीक है, या फिर हमारा दोनों राज्यों का जो संयुक्त हमारा आयोग बनाया गया था, अगर कोई उसका जो कोई भी सदस्य है, ठीक है, वो दुर्व्यवहार करता है तो उसके मामले में राष्ट्रपति जो उसको पद से जो है हटा सकते हैं। लेकिन पद से जो है राष्ट्रपति तब हटाएंगे, पहले उसको जो सुप्रीम कोर्ट से जो है
सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेना होगा। परामर्श की जो रिपोर्ट राष्ट्रपति को देखनी होगी और रिपोर्ट देखने के बाद में जो है राष्ट्रपति उसको उसके पद से हटा सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे इसी में ही अगले पॉइंट में हमारा है कि राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त आयोग के किसी सदस्य को पद से निलंबित कर सकते हैं। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को जो है निर्देश देना होता है। मतलब जो राष्ट्रपति अगर उसको उसके पद से हटाएंगे, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के जो हमारा सदस्य होगा या फिर जो संयुक्त आयोग बनाया गया था 2 राज्यों का, ठीक है, जो उसका सदस्य होगा उसको उसके पद से जब निलंबित करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय को जो निर्देश देना होता है, तभी राष्ट्रपति जो है ऐसा कार्य करते हैं। और जो हमारा उससे पहले था, अगर उसको उससे पद से हटाएंगे तो जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, तो उसमें उसको जो है रिपोर्ट देनी होती है। ठीक है, और अगर निलंबित करेंगे तो यहाँ पर निर्देश देना होता है। ठीक है, इसी में आगे देखेंगे हमारा कि राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को पद से निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के किसी सदस्यों को स्वचालित योग्यता के आधार पर भी हटाया जा सकता है। मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो हमारा लोक सेवा आयोग के जो कोई सदस्य बना हुआ है, ठीक है, स्वचालित अयोग्यता का मतलब ये होता है कि मान लो वो पागल हो जाता है, ठीक है, मानसिकता से मतलब जो कार्य नहीं कर पाता है, ठीक है, या फिर शरीर से अपना कार्य नहीं हो पाता है उसे, या फिर दिवालिया वगैरह हो जाता है, तब भी उसको जो है उसके पद से हटा दिया जाएगा। इसमें हम ये देखेंगे कि अगर वह जो है दिवालिया घोषित हो जाता है तब भी उसको जो है उसके पद से हटा दिया जाएगा। या फिर मानसिक या शारीरिक रूप से अशक्त हो जाता है, मान लो मानसिक रूप से है, मान लो पागल वगैरह हो जाता है, तब भी वो उसको उसके पद से हटाया जाएगा। और शारीरिक रूप से मान लो जो है, अगर मान लो चल फिर नहीं पाता है वो सही तरीके से, ठीक है, हाथ पैर उसके काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तब भी उसको जो है उसके पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, इसी में अगला हमारे है कि लोक सेवा आयोग की सदस्यता के दौरान कोई अन्य रोजगार लेना। ठीक है, मान लो जो एक तो वो लोक सेवा आयोग में सदस्य बना हुआ है, ठीक है, और उसके अलावा भी वो राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार में जो है किसी भी अन्य लाभ के पद पर ले रहा है, मतलब जो कोई उसके अलावा भी कोई अन्य काम कर रहा है, तब भी उसको जो है उसके पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, इसी में हम आगे देखेंगे हमारा आगे आर्टिकल हमारा 318 आ जाता है। आर्टिकल 318 में हमारा यह है कि आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में नियम बनाने का अधिकार। इसमें दोस्तों हमारा यह है कि जो आयोग के सदस्य होंगे और जो कर्मचारी होंगे, ठीक है, उनकी जो सेवाएं वगैरह होंगी उससे संबंधित नियम बनाने का अधिकार है वो किसको दिया गया है। ठीक है, इसमें देखेंगे हमारा जो इनसे संबंधित जो नियम बनाने का अधिकार है वो हमारा देश की संसद को जो है अधिकार दिए गए। संसद को अधिकार दिए गए संघ से संबंधित जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग होगा और जो राज्य लोक सेवा आयोग होगा उसमें जो राज्य विधानमंडल को अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे जो अधिकार दिए गए हैं वो हमारे संविधान के तहत बनाए गए अलग अलग आयोगों के कुशल कामकाज को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, यह इन आयोगों के सदस्यों और कर्मचारियों की कार्य स्थितियों और सेवा को नियंत्रित करने वाले नियमों और विनियमों की स्थापना के लिए एक रूपरेखा देता है। मतलब जो नियम बनाए जाएंगे वो संसद को अधिकार दिए गए संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है, और जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसमें जो राज्य विधानमंडल को अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, इसी में दोस्तों हम अगला देखेंगे। आगे हमारा आर्टिकल आया था आर्टिकल 319। ठीक है, आर्टिकल 319 में हमारा यह है कि आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध है। ठीक है, हम ये देखेंगे कि जो हमारा आर्टिकल 319 है, 319 में ये दिया गया है, अगर मान लो कोई व्यक्ति जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग है, ठीक है, हमारा जो यूपीएससी है उसका सदस्य बन जाता है, तो उसका सदस्य जो उसका मान लो उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो उसके बाद वो उसकी जो नियुक्ति कहाँ की जाएगी, उसके बाद में वो क्या काम कर सकता है और क्या काम नहीं कर सकता, इससे संबंधित हमारा आर्टिकल 319 में दिया गया है। तो इसमें देखेंगे हम इसमें क्या कहा गया हमारा। इसमें दोस्तों ये कहा है कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी अन्य राज्य की सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा। मान लो कोई व्यक्ति है वो संघ लोक सेवा आयोग का मान लो अध्यक्ष बन जाता है, ठीक है, यूपीएससी का अध्यक्ष बन जाता है, और मान लो यदि उसकी उम्र पूरी हो जाती है 65 साल, ठीक है, या फिर वो 5 साल 6 साल जो पद पर रह लेता है, तो उस रहने के बाद में उसके बाद में अगर उसका जो समय पूरा हो जाता है उसके बाद में वो यानी कि भारत सरकार या फिर किसी भी राज्य सरकार के अधीन वो कोई भी काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये अगर यूपीएससी का वो अध्यक्ष बन जाता है, बनने के बाद में उसका समय उसका कार्यकाल जो पूरा हो जाता है, मतलब जो उसके अलावा जो है मतलब कार्यकाल पूरा होने के बाद में ही वो कोई और काम नहीं कर सकता। ठीक है, इसी में अगला पॉइंट हमारा है किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, मतलब मान लो किसी भी राज्य की जो लोक सेवा आयोग है उसका अध्यक्ष, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त होने का पात्र होगा। मान लो किसी राज्य का एक तो जो अभी मैंने जो पिछली लाइन थी उसमें मैंने आपको बताया था जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष यूपीएससी का जो हमारा अध्यक्ष होगा, ठीक है, अगर उसका कार्यकाल या फिर उसकी उम्र पूरी हो जाती है तो वो पूरी होने के बाद में फिर वो उसके और कोई काम नहीं कर सकता। मतलब जो ये नहीं है कि जैसे समय उसको जो है मान लो अध्यक्ष के पद पर रह गया, वो उसका समय पूरा हो गया, समय पूरा होने के बाद में ऐसा नहीं है कि उसको जो कोई और पद पर दे दिया, उसको कैग बना दिया या फिर उसको किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो उसको मंत्री वगैरह कुछ नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, बाद में उसकी जो पेंशन
जाती रहती है। ठीक है, अगर मान लो कोई हमारा राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है, ठीक है, या फिर सदस्य है, अगर उसका समय पूरा हो जाता है तो उसको जो है संघ लोक सेवा आयोग में जो है सदस्य बना सकते हैं, या फिर किसी अन्य राज्य का जो है किसी अन्य राज्य की जो लोक सेवा आयोग होगा उसमें उसका जो उसको अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा। मतलब जो भारत सरकार के द्वारा मतलब जो है कोई मंत्री वगैरह नहीं बनाया जाएगा उसको, और ऐसे ही राज्य में जो राज्य की कोई भी राज्य में मतलब राज्य सरकार के द्वारा उसको कोई पद वगैरह नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसी में आगे देखेंगे अगला हमारा आर्टिकल आया था, इसमें आर्टिकल 320। आर्टिकल 320 में हमारा यह है कि लोक सेवा आयोग के कृत्य, मतलब जो हमारा लोक सेवा आयोग होंगे इनके कार्य क्या क्या होंगे, ये आर्टिकल हमारा 320 से संबंधित है। दोस्तों अगर आप हमारा स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा हमने आर्टिकल जो है आर्टिकल 1 से स्टार्ट किया था, और आज हम जो है आर्टिकल 329 तक हम पहुंच गए थे, जो कल वाली क्लास थी हमारी। आर्टिकल 329 तक जो हम सबको कवर कर लिया था, और जो आपने देखा होगा कि हमने जो इसमें एक भी आर्टिकल नहीं छोड़ा, और सभी आर्टिकल्स को हम इसमें कवर करते हुए हैं। अगर आप जो स्टार्टिंग से क्लास ले रहे हैं तो इसमें जो आपने देखा होगा कि हम सभी क्लासेस को कवर करते चल रहे हैं, और जो आपने क्लास कर ली है थ्योरी वाली उसमें आप जो अगर प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि उसमें जो है आप अच्छा स्कोर कर रहे होंगे प्रीवियस ईयर में पॉलिटी में। ठीक है, तो दोस्तों इसी में तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि साथ में जो नोट्स बनाते हुए चलना। ठीक है, जो कि आपको अगर भर्ती आएगी कि जो वैकेंसी हमारी यूपीएसआई की आएगी तो उससे पहले जो हम पूरा स्कोर अपना जो कोर्स है उसको जो है पहले ही हम कवर कर लेंगे, बाद में सिर्फ हमारी जो प्रैक्टिस ही रह जाएगी। ठीक है, इसमें देखें हमारा आर्टिकल 320। आर्टिकल 320 में यह है हमारा कि लोक सेवा आयोग के कर्तव्य यानी कार्य इसमें दिए गए हैं। इसमें दिए गया है पहला पॉइंट है, संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का यह कर्तव्य होगा कि वह क्रम से राज्य की सेवाओं और मतलब संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षा का संचालन करेगा। मतलब जो हमारी संघ की जो हमारा लोक सेवा आयोग होंगे, मतलब संघ का हमारा अलग होता है और राज्य का अलग होता है, तो ये इनका कर्तव्य होगा कि संघ की जो सेवाएं होंगी और जो राज्य की सेवाएं होंगी, जो उनमें नियुक्तियां वगैरह होंगी, जो उनकी परीक्षाएं वगैरह होती है, जैसे हमारी यूपीएससी की परीक्षा होती है, ठीक है, और हमारी जो है यूपीपीएससी की परीक्षा होती है, एमपीपीएससी की परीक्षा होती है, जो उनका संचालन होगा ये भी हमारा लोक सेवा आयोग के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट है कि सिविल सेवाओं में और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषय होंगे, उन पर भी जो कानून बनाने का अधिकार होगा ये भी हमारा लोक सेवा आयोग को दिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे इसी में आगे हमारा आर्टिकल आया था आर्टिकल 321। आर्टिकल 321 में हमारा ये दिया गया है कि लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति, मतलब जो लोक सेवा आयोग होंगे तो इनके काम करने का जो विस्तार होगा वो शक्ति इनको दी गई है आर्टिकल 321 के द्वारा। मतलब ये कहाँ तक अपने जो कार्यों का विस्तार है उसको कर सकते हैं। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट ये दिया गया है कि संसद द्वारा या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई अधिनियम संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा संघ की या राज्य की सेवाओं के संबंध में और किसी स्थानीय प्राधिकारी या विधि द्वारा गठित अन्य निगमित निकाय या किसी लोक संस्था की सेवाओं के संबंध में भी अतिरिक्त कृत्यों के प्रयोग के लिए उपबंध कर सकेगा। मतलब इसमें यह दिया गया हमारा कि मान लो संसद या फिर हमारे किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा कोई अधिनियम बनाया गया है, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग या फिर राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित, तो जो उसकी सेवाएं वगैरह होंगी उसके संबंध में मतलब तो उसको जो प्राधिकारी वगैरह होंगे, ठीक है, तो उनको भी ये अधिकार दिए गए कि जो उनके कार्य संबंधी जो उपबंध है वो, ठीक है, उससे संबंधित मतलब लोक संस्था से संबंधित जो सेवाओं से संबंधित जो अधिकार होंगे, ठीक है, वो प्राधिकारी या फिर जो विधि द्वारा जो गठित हमारा निकाय होगा, ठीक है, तो उसको जो है उनके अतिरिक्त भी जो है अपने कार्यों को वो कर सकते हैं। ये उनको अधिकार दिया गया है आर्टिकल हमारा 321 के द्वारा। ठीक है, इसी में देखेंगे अगला हमारा आर्टिकल आया था आर्टिकल 322। आर्टिकल 322 में हमारा ये दिया गया है कि लोक सेवा आयोग के व्यय, यानी कि जो लोक सेवा आयोग के द्वारा जो व्यय किया जाता है, मतलब परीक्षा वगैरह कराई उसमें, तो उसमें कितना खर्चा आया, और जो हमारा इन पर जो इनकी सैलरियाँ वगैरह होती हैं अध्यक्ष की और सदस्यों की, और जिसमें कर्मचारी वगैरह होते हैं उनकी सैलरियाँ होती हैं, वो कहाँ से इनकी सैलरियाँ दी जाती हैं, ठीक है, संघ में और राज्य में। तो इसमें देखेंगे संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय उनके अंतर्गत आयोग के सदस्यों या कर्मचारी वृंद को या उनके संबंध में संदेह कोई वेतन भत्ते और पेंशन है तो भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होंगे। मतलब जो राज्य मतलब जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग होगा तो उसमें जो कर्मचारी वगैरह होंगे, जो उसमें सदस्य अध्यक्ष होंगे, उनका जो व्यय वगैरह होगा, उनके वेतन भत्ते होंगे, तो वो भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे। और ऐसे ही हमारा जो हमारा राज्य लोक सेवा आयोग होगा उसमें वो कर्मचारी वगैरह जो अध्यक्ष सदस्य होंगे, जो उनके वेतन भत्ते वगैरह होंगे, वो राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे अगला हमारा आर्टिकल आता है आर्टिकल 323। ठीक है, ये हमारा लास्ट आर्टिकल है। ठीक है, ये हमारा जो यहाँ पर हमारा जो है
भाग हमारा 14 इसमें जो पूरा पार्ट 14 को हमने कवर कर लिया। ठीक है, ये आर्टिकल हमारा 308 से 323 तक हमने इसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से देखा है। अगर आपने दोस्तों क्लास पूरी कर ली है तो आप जो है इसके प्रीवियस इस क्लास को करने के बाद में इस जो हमारा भाग 14 है इससे संबंधित जो हमारे प्रीवियस ईयर है उनको लगाना, फिर दोस्तों आप बताना कमेंट करके कि आपके जो कितने क्वेश्चन वहाँ से सही हुए हैं और आप कितना अच्छा स्कोर उसमें कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें जो है हमने इतना डीप तरीके देखा है, यहाँ से जो थ्योरी है इससे बाहर थ्योरी आपको नहीं मिलेगी। और बाकी दोस्तों मैं आपसे कहता हुआ आ रहा हूँ कि आपको कोई पैड बैच खरीदने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पर हम बिल्कुल फ्री तरीके से अपना पढ़ते हुए रहेंगे। तो इसमें हमारा आर्टिकल 323 इसमें देखेंगे कि इसमें ये दिया गया है कि लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन, मतलब जो हमारे लोक सेवा आयोग जो हैं इनके प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट हैं, ये किसके द्वारा पेश की जाती हैं और ये अपनी रिपोर्ट जो है प्रतिवर्ष जो है किसको देते हैं। तो इसमें हमारा यह है कि राज्य लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे। मतलब जो हमारे ये लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग जो है इसका एक कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को ये प्रतिवर्ष जो अपने इन्होंने कार्य किए 1 साल के अंदर उसकी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को दे। ठीक है, ऐसे ही हमारा राज्य लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि उसने जो 1 साल के अंदर जो काम किए हैं तो वो अपनी उसकी रिपोर्ट बना करके लिखित रूप में राज्यपाल को दे। ठीक है, तो राज्य फिर उसके बारे बाद में जो हमारा राष्ट्रपति को मान लो उसने रिपोर्ट दे दी, रिपोर्ट देने के बाद में राष्ट्रपति ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उन मामलों के संबंध में यदि कोई हो जिनमें आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई थी, ठीक है, ऐसी स्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित उस प्रतिवेदन की प्रति को प्रत्येक सदन में समक्ष मतलब करवाएगा। राष्ट्रपति का ये कर्तव्य होगा, मान लो जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग है उसने 1 साल के अंदर जो काम किए उसने लिखित रूप में अपनी रिपोर्ट जो राष्ट्रपति को पेश कर दी। ठीक है, उसने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। अब राष्ट्रपति का ये कर्तव्य बनता है कि राष्ट्रपति जो इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में पेश करवाएगा राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति का कर्तव्य हो जाता है। इसी तरीके से हमारा राज्य में हो जाता है कि राज्य लोक सेवा आयोग जो हमारा उसने अपनी रिपोर्ट 1 साल की उसमें दे दी, क्या क्या उसने कार्य किए, तो उसने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। ठीक है, अब जो रिपोर्ट होगी उस रिपोर्ट को जो है हमारा राज्यपाल जो है सदन के अंदर पेश करवाया, राज्य विधानमंडल के अंदर। अगर राज्य विधानमंडल हमारा जो है उसके अंदर 2 सदन है तो दोनों सदनों में पेश करवाएगा, अगर 1 सदन है हमारा सिर्फ विधानसभा है तो विधानसभा के अंदर पेश करवाएगा। ठीक है, यह आर्टिकल हमारा 323 यहाँ पर पूरा हो जाता है। दोस्तों हमने बिल्कुल जो है हमारा भाग 14 था इसमें, यानी कि जो हमारा भाग 14 था, यानी कि भाग हमने 14 को बिल्कुल पूरे तरीके से इसमें कवर कर लिया। ये 308 से हमारा 300 हमने 23 तक अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, जो हमने कल कवर किया था हमने निर्वाचन आयोग उसमें कवर किया था, यानी कि निर्वाचन आयोग को हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से उसमें कवर कर लिया था। वो हमारा आर्टिकल 324 से हमारा और 329B तक हमारा वो दे रखा था। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से करा था। दोस्तों अगर आप इन क्लासेस को कवर करते हुए चलेंगे तो आपको कोई पैड बैच खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये दोस्तों ऐसा नहीं है कि किसी एक ही बुक से इसमें जो है कि हमने कॉपी पेस्ट किया और किसी एक ही टीचर का हम इसमें उठा करके लिया है। ये दोस्तों 2-3 बुक्स से बना करके जो है कंटेंट लेकर के आया जा रहा है। तभी दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूँ कॉपी पेन हाथ में लेकर के बैठना और साथ में नोट करते हुए आप जो चलेंगे तो आपको नोट्स बनाने में ज़्यादा बाद में समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों अगर आपको जो है क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर जरूर करना और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।